डॉट नेट का इंट्रोडक्शन और उसका ओवरव्यू देखते हैं। सही है। तो यहाँ पर तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हें देखना है। अब देखो, सबसे पहले कोर्स मॉड्यूल हमारा क्या है उसका पहले देख लेते हैं। ये तुम्हारा कोर्स मॉड्यूल असल में है क्या? तो तुम्हारे पास कोर्स मॉड्यूल जो है वो क्या है? ए एस पी डॉट नेट कोर एंड एम वी सी। और पहले जो तुम्हारे पास था पिछले करिकुलम में, यानी कि इसकी अपडेशन जो हुई है वो ये हुई है डॉट नेट कोर की। पहले सिर्फ क्या था? ए एस पी डॉट नेट एम वी सी, यानी कि सिर्फ ये इतनी सी चीज़ थी। तो तुम्हारे पास जो नया फ्रेमवर्क आया है वो कौन सा फ्रेमवर्क है? वो तुम्हारा है डॉट नेट कोर। यानी कि जो अपडेशन हुई है वो ये तुम्हारे पास हुई है करिकुलम में। सही है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास, अच्छा इससे तो तुम लोग फेमिलियर हो, लारावेल तुमने पढ़ी थी तो ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। लेकिन दूसरी जो चीज़ है तुम्हारे पास, इसको पहले समझना है कि तुम्हारा है क्या। ये तुम्हारे पास अलग चीज़ है ASP, और डॉट नेट तुम्हारे पास अलग चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि जो हमारा सारा काम है वो डिपेंडेंट इस पे है। तो तुम्हें इसको समझना है कि असल में ये क्या है डॉट नेट। तो तुम्हारे पास डॉट नेट जो है वो क्या है? तुम्हारा फ्रेमवर्क है सबसे पहले। अब देखो यहाँ डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस तो बाद में आएगा। पहले तुम्हारे पास तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डॉट नेट है क्या। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ये फ्रेमवर्क है। सही है। अब फ्रेमवर्क तुम्हारे पास क्या होता है? फ्रेमवर्क तुम्हारे पास ये होता है कि भाई तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं उसमें बंच ऑफ कोड जो है वो मिला के तुम्हारे पास प्रोग्रामर के लिए क्या बनाया जाता है कि तुम्हारी आसानी के लिए कोड्स बहुत कम हो जाते हैं। तुम्हें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है किसके थ्रू? अपनी लाइब्रेरीज के थ्रू। यानी कि तुम्हारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं। तो पहला पॉइंट तुम्हारे पास फ्रेमवर्क का ये है कि भाई फ्रेमवर्क में तुम्हारी जो होती हैं सबसे पहली चीज़ कि भाई बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं। और बिल्ट इन लाइब्रेरीज से फ़ायदा तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारा काम आसान हो जाता है। जैसे अब तुम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लो, कुछ काम करना है, तुमने प्रोसेस करना है, डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना है, कुछ भी करना है, तो वो 2-3 लाइंस में, जैसे हम PHP में कर रहे होते थे, तो हम इंसर्ट के लिए पूरा कोड डिफाइन करते थे। इंसर्शन के लिए कि हम एक्शन लगा रहे हैं, उसके बाद वहाँ इंसर्ट की फाइल में अलग कोड कर रहे हैं 10 लाइंस का, 15 लाइंस का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास फ्रेमवर्क है और उसने लाइब्रेरीज प्रोवाइड की हुई है। तो उससे तुम्हारा क्या हो जाता है? कोड कम हो जाता है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास है, कोड की कमी हो जाती है। और बाकी तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारी डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो जाती है। डेवलपमेंट फास्ट क्यों होगी? जाहिर सी बात है, जब हमें कोड कम करना पड़ेगा तो तुम्हारी डेवलपमेंट फास्ट ही होनी है, टाइम कम लगेगा तुम्हें चीज़ें बनाने में। तो फ्रेमवर्क का मोटिव ये होता है। तो डॉट नेट भी तुम्हारे पास यही प्रोवाइड कर रही है। डॉट नेट और डॉट नेट कोर में क्या डिफरेंस है कि कोर तुम्हारे पास एडिशनल वर्जन है जो कि अभी चल रहा है तुम्हारा, और इससे पहले जो था वो तुम्हारे पास क्या था? वो सिर्फ डॉट नेट का वर्जन था। तो ये डिफरेंस है। अभी जो तुम पढ़ोगे वो तुम्हारी डॉट नेट कोर की चीज़ें होंगी, वो डॉट नेट की नहीं होंगी। अब इसमें क्या है डिफरेंस? इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि कुछ लाइब्रेरीज डिफरेंट है। कुछ डॉट नेट में लाइब्रेरीज थी वो यहाँ यूज़ नहीं होंगी, डॉट नेट कोर में एडिशनल लाइब्रेरीज हैं। और तुम्हें प्रोवाइड कौन कर रहा है ये? तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि माइक्रोसॉफ्ट पे तुम काम कर रहे हो, इसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास मेन कॉन्सेप्ट ये पता चल गया कि भाई डॉट नेट फ्रेमवर्क तुम्हारे पास क्या करने वाला है, तुमने यूज़ ही यही करना है। जैसे लारावेल का फ्रेमवर्क था वो PHP के लिए बना था, तो यहाँ पर डॉट नेट फ्रेमवर्क किसके लिए बना है? सी शार्प के लिए। यानी कि सी शार्प में विन फॉर्म्स एप्लीकेशन बनती थी, वो विंडोज़ फॉर्म्स होती थी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसको कहते थे। तो उसके लिए वहाँ पर कोड लेंथी होता है। लेकिन तुम डॉट नेट में जब बना रहे होते हो वेब एप्लीकेशंस, तो वो क्या होती हैं तुम्हारे पास? आसानी से बन सकती हैं। लेकिन उसमें क्या है? मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई तुम्हें क्या समझना ज़रूरी है। तुम्हें लाइब्रेरीज़ का काम पता होना चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी कब इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है, ये सब तुम्हें चीज़ें नो हाउ होनी चाहिए। और बाकी जो डिफरेंस था
वो डिफरेंस थोड़ा सा हमारे पास पॉइंट में ही है कि डॉट नेट जो है वो तुम्हारा प्रीवियस वर्जन था, फ्रेमवर्क सिर्फ ये तो ओल्ड फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब है ये तुम यहाँ पर फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते थे, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस होती थी, और सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्मिंग के लिए था। यानी कि सिर्फ इस अगर डॉट नेट इस्तेमाल करते थे तो वो तुम विंडोज़ पे कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, दूसरे चीज़ों पे नहीं कर सकते। यानी कि तुम्हारा लिनक्स है, मैक है। जी बस। तो क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग है, क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग डॉट नेट फ्रेमवर्क कोर में क्या है तुम्हारा, कि तुम विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हो, लिनक्स पे, सब जगह पे यूज़ कर सकते हो। यानी कि इससे तुमने बनाई हुई चीज़ जो है वो तुम्हारे पास हर जगह चल सकती है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या होता है, यहाँ पे मसला ये था कि भाई ये सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्मिंग। तो ये तुम्हारे पास ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई तुम ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है हमारा ये वाला पार्ट है, ये तुम्हें हो गया क्लियर कि भाई ये किस लिए है। तो ये तुम्हारे, अब तुम्हारे पास बात आती है कि ESP क्या है। तो ESP तुम्हारे पास क्या होती है, लैंग्वेज होती है। सही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं कि भाई तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ एक डॉट नेट का फ्रेमवर्क है। अब उसके बंच में यानी कि उसके अंदर आती हैं तुम्हारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि ये फ्रेमवर्क इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारी कौन सी है, वो तुम्हारी है ESP, जिसका तुम्हारे पास फुल एब्रिविएशन है एक्टिव सर्वर पेजेस। यानी कि ये तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रही है लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है तुम्हारे सर्वर के पेज। यानी कि वो जो काम देखोगे इसके अंदर वो ESP के थ्रू बन रहा होगा, यानी कि इसमें व्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो सारी चीज़ें ये लैंग्वेज तुम्हारी सपोर्ट करवा रही होती। क्या? एक्टिव सर्वर पेजेस। हम्म। एक्टिव सर्वर पेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये लैंग्वेज तुम्हारी सपोर्ट क्या करवाएगी, कि इसमें तुम्हारे पास कंट्रोलर्स से कुछ व्यूज़ बनते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो वो जो सपोर्टिंग होती है ना, कि ब्राउज़र पे जो व्यू शो हो रहा होता है वो किस लैंग्वेज के थ्रू शो हो रहा होता है, वो ESP के थ्रू हो रहा होता है। यानी कि हमारे पास पेजेस जो सर्वर पे एक्सेस करवा रही होती है वो हमारी ये वाली लैंग्वेज कर रही होगी। लेकिन तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काम जो होगा वो किस लिए होगा, वो जो तुम्हारे पास लाइब्रेरीज चल रही होंगी वो किस से चल रही होंगी, वो C# से चल। तो ये है हमारे पास, यानी कि जब भी मैंने ये बॉक्स बनाया कि तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस वर्क करती हैं फ्रेमवर्क के अंदर। यानी कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि C# है, ESP है, ये सब लैंग्वेजेस हैं लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। यानी कि ESP को तुमने कैटेगराइज कर दिया कि भाई पेजेस से रिलेटेड काम की बात हो रही है, लॉजिक बिल्डिंग जो है वो तुम्हारी C# के थ्रू हो रही है। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर इसको समझना है। और सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे पास J# यानी कि जावा, उसके साथ भी डॉट नेट फ्रेमवर्क, यानी कि जावा को पढ़ते हो ना तो वहाँ पर विंडोज़ के अंदर डॉट नेट फ्रेमवर्क का होना ज़रूरी है। जावा लैंग्वेज सपोर्ट ही उस वक्त करती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये तुम्हारा, इसलिए मैंने ये बनाया था पूरा बकेट, यानी कि समझाने के लिए कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ सपोर्ट कर सकती हैं, यानी कि ये एक वक्त में मल्टीपल लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहोगे सबसे पहले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहोगे। ये तुम्हारे पास सिर्फ लैंग्वेजेस की कंसिडरेशन में आएगी। उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम से रिलेटेड यानी कि लॉजिक बिल्डिंग, प्रोग्राम C# में तुम्हारे बन रहे होते हैं, इसका सिर्फ काम क्या है, पेजेस से रिलेटेड। यानी कि पेजेस से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी सर्वर पे एक्सेसिबिलिटी, वो कौन सपोर्ट कर रहा होगा, ESP। तो इसको तुम, हाँ, बैकएंड तो पूरा है। बैकएंड में अगर कोई बैकएंड बोल रहा है ना तो बैकएंड का मतलब यही है कि तुम डेवलपमेंट कर रहे हो कहाँ से, डेटाबेस के थ्रू। डेटाबेस के थ्रू जो डेटाबेस से चीज़ें एक्सेस हो रही है ना, कौन सी लैंग्वेज कर रही है, वो अगर कोई लैंग्वेज कर पा रही है ना वो बैकएंड ही है। यानी कि तुम ये बोलोगे कि भाई तुम्हारे पास C# बैकएंड लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग का लॉजिक को कहाँ होता है, C# के अंदर।
कि डेटा को एक्सेस कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन वो काम भी तुम्हारा फ्रेमवर्क कर रहा होता है। वो आगे जब आएंगे बात करेंगे डेटा एक्सेसिबिलिटी की, तो वो फ्रेमवर्क के थ्रू हो रहा होता है। ESP जो है वो तुम्हारे व्यूज पेजेस से रिलेटेड है, बैकएंड की कंसिडरेशन में ही आएगी। सही है। बैकएंड में सी शार्प का नहीं, इसको तुम ऐसे ही कहोगे कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है। सही है। इसमें ऐसे अगर सम अप कर दें इसको और आसान, अगर क्लियर नहीं हो रहा, डॉट नेट फ्रेमवर्क है, उसके अंदर तुम ट्री ओपन करो तो ESP डिफरेंट उसमें चीज़ें सपोर्ट करता है वो। यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लैंग्वेज तुम्हारे पास प्रिस्क्राइब्ड है। सही। तो यहाँ पर डॉट नेट में अगर तुमने ESP को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो पेजेस से रिलेटेड चीज़ें कर रही है एक्सेस। अगर सी शार्प कर रहे हो तो वो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि डेटा को एक्सेस वगैरह सब चीज़ें कर रही है बैकएंड से रिलेटेड। बाकी जो चीज़ें वो तो खैर लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, दो ही काम है। तो इसके थ्रू डिफरेंट चीज़ें सपोर्ट हो रही हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्या? हाँ, मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो ये चीज़ बनाने का मकसद यही था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें तुम डिफरेंट लैंग्वेजेस को, भले उनका काम इसमें ऐसा हो, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करवा सकती है। सही है। तो ये हो गया होगा क्लियर कि भाई तुम्हारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है तुम्हारे पास। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई तुम्हें कि डॉट नेट फ्रेमवर्क और एक्टिव सर्वर पेजेस किस तरीके से हो रहे हैं। तो अब देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे मैं ओपन करूँ और इसका हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहली चीज़, तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन करता हूँ। और अब हम देखते हैं इसमें कि भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तुम, और प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त तुम्हारे पास जो स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये सारे ESP डॉट नेट से रिलेटेड सब चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर तुमने देखो, सबसे पहले मैंने कोर्स मॉड्यूल की बात करी थी, कौन से मॉड्यूल की? ESP डॉट नेट कोर एंड MVC। मैंने सिर्फ ESP डॉट नेट कोर नहीं बोला था। तो वहाँ पर तुम्हारे पास देखो ये आ रहा है तुम्हारे पास ESP डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC। सही। तो ये MVC को डिस्कस करेंगे जब MVC पे बात आएगी, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर वेब ऐप एक चीज़, यहाँ पर देखो सिर्फ ये तुम अगर इसको लेके प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो ये तुम्हारी सपोर्टिंग किस पे है? सिर्फ वेब एप्लीकेशन के लिए। सही है। तो यहाँ पर तुम्हें ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करके तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम जैसे कंसोल एप्लीकेशन में करते हो, लेकिन अब यहाँ ये याद रखना कि भाई डेस्कटॉप, ये पहले भी मैंने बताया था, डेस्कटॉप पे सेव किया करो, सोर्स रिपॉजिटरी में नहीं जा सकते तुम, एडमिन अलाउड नहीं होता। यहाँ पे तुम क्या करते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई ESP डॉट नेट कोर इंट्रो। डॉट नेट ही है, मतलब उसमें कोई NET की एब्रीविएशन नहीं है। कैपिटलाइज उसको किया हुआ है, उसमें NET की कोई एब्रीविएशन यहाँ पर नहीं है, जैसे ESP की है। तो यहाँ पर जब तुम ये चीज़ करते हो, इनिशलाइज करते हो तुम अपना प्रोजेक्ट, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो इसको ओवरव्यू लेना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें असल में होती क्या हैं। सही है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो देखो कनेक्टेड सर्विसेज है। कनेक्टेड सर्विसेज हमारे पास क्यों यूज़ हो रही होती है? अगर हम अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। अगर हम डेटाबेस अप्रोच यूज़ करते हैं, फर्स्ट अप्रोच, तो उसमें हमें यहाँ पर इस वाले चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हम अगर SQL को कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं। अगर हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें क्या करना पड़ता है फिर ये डिपेंडेंसीज पे आना पड़ता है। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन जब तुम आओगे और जब तुम आगे काम करोगे तो डिपेंडेंसीज में तुम्हें पैकेजेस की ज़रूरत होती है। तो वो जो सारे पैकेजेस का काम होता है वो कहाँ होता है? वो इन डिपेंडेंसीज के अंदर होता है।
यानी कि तुम्हें पैकेज वगैरह जो ज़रूरत होगी इंस्टॉल करने की, जब तुम्हें करना होगा तो वो यहाँ पर इस तरीके से करोगे पैकेजेस को। और फिर पैकेजेस को इंस्टॉल तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं कि इस तरीके से तुम्हारे पास पैकेजेस आते हैं। लेकिन यहाँ अभी हम नहीं देख रहे पैकेजेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कि जब तुम कुछ अप्रोच यूज़ करोगे तो क्या होता है वहाँ पर, तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें रेफ़र करता है पैकेजेस को। ये यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें पैकेजेस आते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है कि कौन सा तुम्हें करना है। बाकी तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज़ में ये जो चीज़ रखी हुई है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही होती है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करो, लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन, तो ये वाली फाइल अगर तुम इस प्रोजेक्ट में से हटा दो, तो ये वाली फाइल तुम्हारे पास किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि अगर तुमने अपने लोकल डेवलपमेंट कर रहे हो, यानी कि लोकल डेवलपमेंट से मुराद क्या है, लोकल डेवलपमेंट से मुराद है कि तुम अपने पीसी पे लोकली काम कर रहे हो। जैसे अभी हम बना रहे प्रोजेक्ट, तो हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है वो लोकली डेवलप कहलाएगा, यानी कि हमने इसको होस्ट नहीं किया है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल ये वाली फ़ाइल होती है कि भाई तुम्हारा जो प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी वो कौन करेगी, ये वाली फ़ाइल करेगी। अगर तुमने प्रॉपर्टीज़ का फोल्डर या इस फाइल को ही हटा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जब लॉन्च करने जाओगे प्रोजेक्ट को तो वो लॉन्च नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाली फ़ाइल इसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये होती है कि जैसे हमारे पास अगर हम इसको करें किस में, अगर हम जैम्प की बात करें, तो हमारे पास क्या होता था, हमें लोकल होस्ट पोर्ट्स होते थे। तो पोर्ट्स में हमारे पास लोकल होस्ट में कुछ पोर्ट्स सपोर्ट करते थे, तो वो देखो उसी तरीके से यहाँ पर है कि जो पोर्ट इसको अवेलेबल होगा वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली ये लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन की फ़ाइल उसको अवेल करके एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पर इनमें से कोई पोर्ट तुम्हारे पास पोर्ट नंबर आएगा, और वो इस पे डिपेंड करता है कि ये एक्सेस करके कौन सी चीज़ कर ले। यानी कि वो जो तुम्हारे एक्टिव सर्वर पेजेस हैं वो कैसे चलेंगे, वो इसके थ्रू चल रहे होंगे तुम्हारे पास। यानी कि वो तुम्हारे पास जो सपोर्ट हो रही होगी ब्राउज़र पे, वो कैसे हो रही होगी, वो ये लॉन्च करेगी। ब्राउज़र पे लेके आने का काम इस फाइल का है। सही है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में ये वाला काम है, और इसके बाद जो तुम्हारे पास ये ट्रिपल डब्ल्यू रूट का फोल्डर होता है, ये तुम्हारे पास सारी लाइब्रेरीज़ के लिए होता है, डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव के लिए, कि तुम्हें अगर लाइब्रेरीज़ को डालना है यहाँ पर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वो सब यहाँ करते हो। अगर टेम्पलेट एम्बेडिंग करनी होगी, उसकी फ़ाइल रखनी है, इमेजेस ऐड करनी है, वो सब इधर होगा। हम्म। खुद से अगर जावास्क्रिप्ट और सीएसएस इम्प्लीमेंट करना है, हाँ बिल्कुल। और उससे पहले जावास्क्रिप्ट जो भी इम्प्लीमेंट करोगे वो यहाँ ऐड करोगे, यानी कि जेएस का फोल्डर है, तो जावास्क्रिप्ट अगर तुमने एडिशन किया है तो वो यहाँ डालोगे। तो इसकी नई फाइल के अंदर, यानी कि यहाँ पर न्यू न्यू ऐड करके, या तुमने क्रिएट कर ली है जावास्क्रिप्ट की, वो यहाँ डाल दोगे। ये साइट डॉट जेएस है, यानी कि ये इसकी अपनी बिल्टन है। ये तुम्हारे पास ये सैम्पल पर्सपेक्टिव के लिए दी हुई है। यानी कि यहाँ सी एस एस में भी ये दी हुई होगी साइट डॉट सी एस एस, तो उसमें भी तुम्हारे पास देखो वो सिंपल स्टाइलिंग के लिए बनाई हुई है। यानी कि वो जो तुम्हारे पास एक टेम्पलेट बना के देता है, ये छोटा सा एक नैव बार छोटा सा ये बना के देगा। जब लॉन्च करोगे ना, खाली पेज नहीं आएगा, उसमें कोई एक नैव बार बना हुआ होगा, वो सारी चीज़ें बनी हुई होंगी। तो वो डिज़ाइनिंग जो है ना थोड़ी सी, वो सब इसमें हुआ हुआ है, थोड़ा सा काम। हाँ, वी एस कोड के सब चीज़ें वो इसमें डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पर होते हैं सारे। हम्म। वो पैकेजेस, वो वाले पैकेजेस नहीं होते, वो जिसमें कंफ्यूज हो रहे हो, एक्सटेंशन जो बोल रहे हो वो नहीं होती। वो वी एस कोड की जो एक्सटेंशंस होती हैं वो अलग चीज़ है, यहाँ जो पैकेजेस की बात कर रहा हूँ वो अलग है। ये डिफ्रेंशिएट करके चलना वहाँ से। किसमें? इसमें एक्सटेंशंस नहीं, सारा काम जो होता है वो किससे हो रहा होता है, पैकेजेस से हो रहा होता है। और अगर लाइब्रेरीज तुमने डालनी है तो यहाँ एक्सटेंशंस से नहीं है इसका काम कोई। क्या चीज़? तो पैकेजेस से वो वाली चीज़ें नहीं होती ना, जैसे हम वहाँ पर क्या होता था, एक्सटेंशंस कौन सी होती थी, लाइव सर्वर, ये सब। तो वो किस चीज़ के लिए होता था काम, वो सब तुम्हारे पास दूसरी चीज़। अब यहाँ डेटाबेस जो है वो पैकेज के बगैर नहीं होता।
पैकेजेस के बगैर तुम्हारी डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो तुम एक्सटेंशन नहीं कहोगे उसको, उसका काम डिफरेंट हो गया। तो पैकेजेस अलग होते हैं लाइब्रेरीज को, सिंपल और क्लियर कर लो, पैकेजेस होते हैं लाइब्रेरीज को यूज़ करने के लिए। सही, जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या दे रहा होता है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वो लाइब्रेरीज तुम कहाँ से ले रहे होते हो, पैकेजेस से ले रहे होता है। तो ये डिफरेंस है, तो एक्सटेंशन से मैच नहीं करना है। कंट्रोलर्स, एक सैम्पल कंट्रोलर तुम्हें बना के देता है यहाँ पे, और तुम्हारे पास तुम्हें मॉडल का एक फोल्डर देता है। यहाँ मॉडल नहीं बना हुआ अभी, तुम्हें यहाँ मॉडल क्रिएट करना होता है। सही है। तो यहाँ लारावेल से थोड़ा चेंज है, यहाँ पर मॉडल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मॉडल्स में सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोलर्स में होती हैं। अब फिर आ जाती है तुम्हारे पास ये जो पूरा एमवीसी का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें जब करेंगे एमवीसी को तो आगे करेंगे, अभी इंट्रोडक्टरी। तो यहाँ पे व्यूज़ तुम्हारे पास क्या होते हैं, व्यूज़ कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो देखो व्यूज़ तुम्हारे पास इस तरीके से आते हैं, और व्यूज़ में देखो एक चीज़ कि यहाँ तुम्हें एक सैम्पल व्यूज़ बनाए हुए, तो वो जो स्टाइलिंग हुई हुई है ना वो इन व्यूज़ की हुई हुई है। जैसे ये है तुम्हारे पास privacy डॉट सी एस एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल। और इसमें एक और चीज़ तुम देखोगे कि यहाँ पर क्या एक्सटेंशन है, यहाँ एच टी एम एल नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे पास सी एस, सी शार्प प्लस एच टी एम एल। यानी कि इसको इसलिए बनाया है कि ताकि तुम्हारा सी शार्प का कोड भी चले यहाँ, और तुम्हारा एच टी एम एल का कोड भी चले। ये हम किसी और एक्सटेंशन के साथ कर सकते हैं, किसके साथ? किसी और एक्सटेंशन के साथ, किसी और लैंग्वेज कि वहाँ पे सी शार्प भी चले और दूसरी लैंग्वेज भी चले, जैसे नहीं, नहीं कर वो सकते। इसमें हाँ, व्यूज़ में, क्योंकि सिर्फ डॉट नेट के अंदर व्यूज़ का कॉन्सेप्ट है। सही है, डॉट नेट फ्रेमवर्क में। तो यहाँ पर कर सकते हो सिर्फ। तो यहाँ पर देखो दो व्यूज़ हैं, यानी कि जितने भी तुम बनाओगे व्यूज़ ऐड करोगे वो सारे क्या होंगे तुम्हारे पास, यहाँ पे बनेंगे। और इसके अंदर तुम्हारे पास ये वाली चीज़ भी बता दी एक्सटेंशन। आगे जो डिवाइडेड टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें सब आगे रिवाइज होंगी सब। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। इसको हम यहाँ पर लेआउट जो होता है, लेआउट तुम्हारे पास होता है, जैसे हम पीएचपी में क्या करते थे, पीएचपी में हम एक अलग फाइल बनाते थे, किसके लिए, हम बनाते थे हेडर और फुटर के लिए। तो वो वाला काम कैसे हो रहा होता है, वो लेआउट के थ्रू होता। तो यहाँ पर लेआउट सी एस एच टी एम एल, इसकी लोकेशन जो होनी चाहिए वो शेयर्ड फोल्डर की होनी चाहिए। और इसके अंदर तुम्हारे पास सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, प्रोसेस हो रही होती हैं सब चीज़ें। तो देखो यहाँ पर ये नैव बार है, और इसके अंदर तुम्हारे पास देखो सारी डिज़ाइनिंग की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ ऐड हुई हुई हैं। और तुम्हारे पास फुटर जो है वो पूरा इधर ऐड हुआ हुआ है। हम्म, सर वी एस कोड में एच टी एम एल जो है, एच टी एम एल पी एच पी एक साथ चलते थे, उसके अंदर जैसे हेडर है, हेडर को जो डायनामिक बनाना था वो पी एच पी बनाते थे, यहाँ पे सी शार्प डायनामिक बनाएंगे, यहाँ हम्म, पे सी शार्प और एच टी एम एल एक साथ है। शीशा और स्ट्रीमर के साथ। तो यहाँ पर देखो ये गाइड कैसे, ये कैसे गाइड कर रहा होता है, इसको कैसे पता चल रहा होता है कि हमारे पास ये जो सारे व्यूज़ हैं इसकी बॉडी को रेंडर कैसे करना है। तो रेंडर का मतलब होता है लेके आना, यानी कहीं पर चलाना। तो इसका अपना देखो, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लगी हुई नज़र आ रही तुम्हें कि यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ लिखा हुआ हो, कुछ भी हो, रिक्वायर वंस रिक्वायर जो पीएचपी में कर रहे होते थे, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ ऑटोमेटिकली इसको गाइडलाइन मिल रही होती है कि यहाँ पर तुम्हारे पास ये क्या कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली इस लेआउट को यहाँ से उठा के इस बॉडी के अंदर रेंडर कर रहा होता है। यानी कि ये जो तुम्हारे व्यूज़ हैं वो कहाँ चलते हैं, वो इसके अंदर चलता है। और इसको भी हम देखेंगे कि लेआउट तुम्हारे पास कैसे, ये तुम्हारे पास क्या चल रहा होता है पूरा जर्नल होके, यानी कि कोई सा भी व्यू हो ऑटोमेटिकली लेआउट आ जाता है। यानी कि लेआउट की फाइल जो है वो अपना वर्क ऑटोमेटिकली कर देती है, हेडर ऐड कर देगी और फुटर ऐड कर देगी। तो तुम्हारा ये टेंशन ही नहीं होगी तुम्हें कि तुमने कोई रिक्वायर नहीं लगाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो इसका काम तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। तो वो जो काम हो रहा होता है ना वो किस वजह से हो रहा होता है, वो इस फाइल की वजह से हो रहा हो। यहाँ लेआउट डिफाइन करते हो तुम। अगर तुमने मिसाल के तौर पे यहाँ एक और लेआउट बनाया और तुम उस लेआउट को यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, व्यू स्टार्ट की। व्यू स्टार्ट जो है वो तुम्हें बताएगी कि भाई यहाँ पर इसको गाइड करेगी कि ये वाला लेआउट यूज़ करो। तो यहाँ अगर तुम मिसाल के तौर पे एक और लेआउट बनाते हो, तुम इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो तुम रजिस्टर कहाँ करोगे, यहाँ बताओगे।
यहाँ इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके तुम यहाँ पे लोगे इसको, देखेंगे पूरा डॉट नेट कोर एम्प्टी प्रोजेक्ट में बना के कि कैसे व्यू स्टार्ट ऐड होता है, ये सारी चीज़ें कैसे ऐड हो रही हो। हाँ क्या? दो लेआउट एक साथ यूज नहीं करते। नहीं, दो लेआउट एक साथ यूज़ नहीं करोगे, वो दो लेआउट अगर यूज़ करोगे तो मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो हेडर्स और दो फुटर्स की तो ज़रूरत नहीं होगी ना हमें। तो ये एक तरह से डिफरेंट थीम्स हो गई एक ही उसकी हाँ, प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट्स की अगर डिफरेंट थीम, यानी कि एज अ बैकअप अगर तुम यूज़ करना चाह रहे हो कोई, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए तुमने कोई रखा हुआ है लेआउट, तो वहाँ तुम यहाँ पे आके बताओगे कि भाई ये वाली चीज़ मैंने यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये डिफरेंट थीम्स डिजाइनिंग के उससे हैं। डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव, डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव की बात है यहाँ पर, यानी कि ये जो व्यूज़ है, ये पूरा सेक्शन तुम्हारा डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। ऐप सेटिंग्स क्या है? ऐप सेटिंग्स में तुम क्या करते हो, अपनी सारी कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी, वो यहाँ होती है, ये ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर होती है। और सबसे लास्ट फाइल जो है वो इम्पॉर्टेंट फाइल है, इसमें तुम्हारे पास सारा काम हो रहा, यानी कि जो सर्विसेज हैं, जो भी तुमने सर्विसेज ऐड करनी है, कि तुम्हारे व्यूज़ कैसे चलने चाहिए, तुम्हारी राउटिंग कैसे चलनी चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, किस ओवरफ्लो में चलना चाहिए, तो वो सब कुछ कहाँ करते हो, वो तुम्हारे पास यहाँ डिफाइंड हुआ हुआ होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइंड हुई हुई होती हैं। तुम्हारे पास जो चीज़ है वो क्या है, तुम्हें ये समझना है कि इसमें ये क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास। तो ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ये तुम्हारे पास है मिडलवेयर्स। तो डॉट नेट के अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट होता है मिडलवेयर का। तो ये जितना तुम्हें येलो हाईलाइट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ये सारे क्या है, ये सारे मिडलवेयर्स हैं। अब मिडलवेयर तुम्हारे पास उसका अगर स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर अगर मैं इसमें मिडलवेयर की एक एग्जाम्पल इमेज खोल लूँ, तो यहाँ तुम्हें उससे क्लियर हो जाएगा। सर सी शार्प जो है एसक्यूएल जहाँ पे जो डेटाबेस हम्म। जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, हम्म। सी शार्प वहाँ से डेटा उठा के फ्रंट एंड में लाती है, तो हम सी शार्प को क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं? नहीं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन मैंने बताई थी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी को इसलिए बोल रहे होते हो कि अगर तुमने डिज़ाइन किया हुआ है, स्क्रिप्ट का टैग लगाते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, एचटीएमएल के अंदर ही रख के चला रहे होते हो तुम, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ऊपर चलाओ उसको, बीच में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो। तो जो चीज़ें तुम्हारे पास मिक्सअप होके चल रही होती है ना, कि उनको अलग से कोई चीज़ सेपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसी कोड के अंदर कहीं पर भी चल जाएंगी। तो पीएचपी देखो और जावास्क्रिप्ट, तो दोनों क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसीलिए है कि वो तुम्हारे एचटीएमएल के अंदर ही क्या हो जाती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, अलग भी चला सकते हो। तो स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि एक ही जगह तुम्हारे पास क्या हो जाए, उसकी एग्जीक्यूशन हो जाए। यहाँ सी शार्प को तुम स्क्रिप्टिंग नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि सी शार्प में सेपरेशन ऑफ कंसर्न ही है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब कि सारी चीज़ें सेपरेट रखी हुई हैं। तो ये वर्ड यूज़ होता है, ये इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब यही होता है कि ये जो एमवीसी है ये तुम्हें यही प्रोवाइड कर रहा है कि व्यूज़ के अंदर सारी चीज़ें अलग, मॉडल्स के अंदर सब कुछ अलग, कंट्रोलर्स के अंदर सब कुछ अलग। तो तीनों कॉन्सेप्ट्स अलग हो गए, सारी चीज़ें अलग हो गई, तो तुम्हें एरर ढूंढने में आसानी है, सब कुछ करने में आसान है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ कंसर्न इसी को बोला जाता है। तो यहाँ जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था मिडलवेयर्स का, तो मिडलवेयर क्या होती है, तुम्हारी पाइपलाइनिंग होती है। पाइपलाइनिंग होती है यानी कि तुम्हारे पास पहले रिक्वेस्ट जाती है, और तुम्हारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, तुम्हारी वेब एप्लीकेशन पे। तो अगर इसको मैं यहाँ पर बताऊँगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन अगर इसको समझोगे, तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कि अगर इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, तुम बोलोगे कि रिक्वेस्ट अगर जा रही है तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, और वेब ऐप तो हमारे सामने ही रखी हुई होगी, यूज़र के सामने, तो ये इतना लंबा काम कैसे हो रहा है। तो मिडल वेयर सिंपल क्या होती हैं, वो तुम्हारी पाइपलाइन होती है। यानी कि कभी भी रिक्वेस्ट जाएगी ना, वो किससे होती हुई जाएगी, वो तुम्हारी मिडल वेयर से होती हुई जाएगी। और मिडिल वेयर का मतलब है सिर्फ एक नहीं, काफ़ी सारी। जैसे यहाँ देखो,
तो यहाँ इस proyam डॉट सी एस में एक मिडलवेयर नहीं है, सारी अलग अलग मिडलवेयर्स, सबका काम अलग अलग है। तो यहाँ पे जितनी भी मिडलवेयर्स हैं वो सब तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या है कि ये पाइपलाइन बनी हुई है पूरी, कि जब भी रिक्वेस्ट होगी उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास वो वेब ऐप के पास जाएगी और उसमें मिडलवेयर से होती भी जाएगी। सही है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ बताता हूँ, तो वो जो रिक्वेस्ट वाला है ना, मिडलवेयर वाला कॉन्सेप्ट, वो इसको ऐसे क्लियर कर दो। मिडलवेयर के लिए ऐप का कीवर्ड ज़रूरी है। वो कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं है उसको। अच्छा, जो चीज़ें मैं यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रहा ना, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ये इन डिटेल में बताऊँगा। ये ऐप का वेरिएबल है, ये कीवर्ड नहीं है। तो देखो, यहाँ पर जब तुम फर्स्ट करते हो ना, पहले फर्स्ट टाइम तुम चलाते हो, तो फर्स्ट टाइम तुम्हारे पास ये आता है, ये एरर नहीं है। इसको अगर पढ़ो तो ये तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। एसएसएल का मतलब सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। और इसको भी अगर सिंपली तुम यहाँ पे बात करो ना, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर क्या होता है, तुम कहीं पर जाते हो किसी वेबसाइट पे, और किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो तुम्हें साइड पे एक साइन नज़र आ रहा होता है ब्लॉक का, वो सिक्योरिटी सॉकेट लेयर होती है तुम्हारी। तो वो सिक्योरिटी सॉकेट लेयर का मतलब है कि कोई थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन जो है वो क्या नहीं कर सकता, तुम्हारी वेबसाइट की चीज़ों को नहीं छेड़ सकता, नहीं ले सकता। जैसे हमने वहाँ पर बात करी थी CSRF की, लारावेल के अंदर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, यानी कि हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स जो है वो थर्ड पर्सन जो है वो क्या करता है, मेरी वेब एप्लीकेशन है, सर्वर है, और यहाँ से सबमिट हो रहा है डेटा, तो सबमिट कर लिया। अब मैं नहीं कर रहा सबमिट, अगर तीसरा पर्सन चाह रहा है मुझे बन के, यानी कि CSRF का मकसद क्या था, कि CSRF में ये हो रहा होता है कि ये तुम बन जाओगे, यानी कि जो तीसरा बंदा है ना, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को कि तुम हो। यानी कि एक रेहान है, वो हैकर है, तो वो अब्दुल रहमान की चीज़ों को यूज़ करेगा अब्दुल रहमान बन के। तो ये सिंपल सी CSRF की समराइज डेफिनेशन है, यानी कि बिल्कुल आसान करके। तो यहाँ पर क्योंकि तुम डेफिनेशन पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी तुम्हें, तो थर्ड पर्सन तुम्हारी चीज़ों को लेके क्या कर रहा है, वो तुम ही को कंसिडर करके वो यहाँ पर एक्सेप्ट करवा रहा है और तुम नहीं कर रहे काम, तो ये कहलाता है तुम्हारे पास क्रॉस साइट रिक्वेस्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पे तुम्हें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको अगर तुमने नो कर दिया ना, तो तुम्हारे ट्रस्टेड कनेक्शन जो है ना वो फॉल्स हो जाएंगे, यानी कि वेबसाइट तुम्हारी ट्रस्टेड नहीं रहेगी, कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो तुमने इस सिक्योरिटी सॉकेट लेयर को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर और मज़ीद एक्सेप्शन आएगी, यस कर दो, और तुम्हारे पास यहाँ पर वुड यू लाइक टू ट्रस्ट द IIS एक्सप्रेस, तो ये भी सिक्योरिटी सॉकेट लेयर का पार्ट है, इसको भी तुमने यस कर दिया। सर तो जैसे व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होती है, वैसे बोल सकते हैं। वही वही रिलेट कर सकते हो, यानी कि बीच में तुम्हारे पास कोई भी एक्सेसिबिलिटी नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो तुम्हारे पास देखो क्या है, तुम्हारे पास व्यू साइट इन्फॉर्मेशन, तो ये सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, ये तुम्हारे पास आ रहा है पूरा, ये साइन पूरा, तो ये इसी की वजह से आ रहा है। तो व्यू साइट कनेक्शन इज सिक्योर, तुम्हारे पास कुकीज एंड साइट डेटा, साइट सेटिंग्स, ये सब कौन अवेलेबल कर रहा है, ये SSL अप्रेबल। तो ये तुम्हारे पास देखो, डॉट नेट कोर में वेब ऐप बनाने का मकसद क्या है, यही सारी चीज़ें, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा तुम्हें दे रहा होता है, सब चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये एक वो जो लेआउट बना हुआ था ना नैव बार, वो ये है सैम्पल। फुटर देखोगे, फुटर तुम्हारे पास ऐड हो रहा होगा, फुटर यहाँ पे ये दीजिए डिज़ाइनिंग में, इतना सा फुटर है। तो ये लेआउट से उठ के आ रहा है, वो जो इंडेक्स का पेज था उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था, वो रेंडर हो रहा है। अब यहाँ आके देखो तो वो रेंडर क्या हो रहा है, देखो ये इंडेक्स का पेज था, इसमें ये लिखा हुआ है, यही चीज़ हो रही है रेंडर। कैसे हो रही है, इसके थ्रू, कि इस कंटेनर में आके वो चल रही है ऑटोमेटिकली। सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये दो प्रिवेसी, एक ये वाला व्यू बना हुआ था और एक ये। अब इसमें देखो,
यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जो हम मिडल वेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। क्या है कि यहाँ पे देखो लोकल होस्ट में तुम्हारे पास कैसे चलती हैं चीज़ें। तो पहले आता है तुम्हारा कंट्रोलर का नाम, फिर तुम्हारा क्या आता है, व्यू का नाम, इंडेक्स। और जैसे ही तुम यहाँ पे एंटर करते हो तो एंटर करते वक्त तुम्हारी रिक्वेस्ट होती है, यानी कि उसको कहते हैं रिक्वेस्ट। यानी कि तुमने जैसे ही एंटर किया तो ये रिक्वेस्ट बनी है, और रिक्वेस्ट बनी तो ये रिक्वेस्ट क्या होगी, कहाँ जाएगी, ये रिक्वेस्ट होते हुए जाएगी तुम्हारे पास किसके बीच में से, यहाँ तुम्हारे पास जो मिडल वेयर्स हैं, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे, और उसको हमने जो ओपन किया हुआ था यहाँ ओपन कर दो। तो रिक्वेस्ट का मतलब अब समझ में आया कि रिक्वेस्ट तुम्हारे पास क्या होती है, वो असल में ये यूआरएल होता है। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये रिक्वेस्ट तुम्हारे पास होती है, और इसको जब तुम यहाँ पे यूज़र ये करता है हिट, तो अब वो देखो हिट का मतलब है अगर मैं इस पेज पे जा रहा हूँ इसका मतलब है दूसरी रिक्वेस्ट हुई है। ज़रूरी नहीं है यहाँ से यूआरएल से हो रही हो, यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है तो वो कहाँ से होते हुए जाएगी, तुम्हारे मिडल वेयर से होती हुई जाएगी। और वो जो हर रिक्वेस्ट पे कहाँ जाती है, वेब ऐप से कनेक्ट होती है सर्वर पे, यानी कि सर्वर पे तुम्हारी जो वेब एप्लीकेशन है उससे कम्युनिकेट कर रही होती है। तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट जा रही है एरो, और उसके अगेंस्ट में क्या मिल रहा है, तो देखो ये इन अ फ्यू सेकंड, मिली सेकंड में काम हो रहा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। यानी कि तुम ये कर रहे हो, ये किया, और जैसे ही तुमने एंटर करके तुम्हें मिला, तुम्हें व्यू मिल गया, तो इसके बीच में क्या हुआ है, इसके बीच में वो वाला प्रोसेस हुआ है। यानी कि तुमने यूआरएल पे हिट किया था, रिक्वेस्ट गई, उसके अगेंस्ट में क्या मिला तुम्हें, पाइपलाइन से हुआ, उसके बाद वापस आया तो क्या मिला उसके अगेंस्ट में, तुम्हारे पास अगर वो चीज़ आ गई तो वो रिस्पॉन्स है। अगर इसको तो मैं देखो मेरे पास एक व्यू नहीं बना हुआ, उसको अगर एक्सेस करूँ, मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स और प्राइवेसी के अलावा मैं अगर बोलूँ ये वाला व्यू नहीं है, तो देखो क्या हुआ, वेब ऐप के रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिला, क्योंकि वेब ऐप के पास ये है ही नहीं जो यूज़र लेना चाह रहा है। तो ये जो तुम्हारे पास है रिक्वेस्ट क्या हुई, ये फेल्ड हो गई अगर देखो यूज़र के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ ये जो बीच वाला काम है, ये इतनी जल्दी जो हो रहा है, उसके बीच में क्या हो रहा है, प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें चेक करता है पाइपलाइनिंग में। तो वो प्रोग्राम डॉट सी एस, तो अगर तुमसे पूछा जाए इंटरव्यूज़ में सबसे पहली फाइल कौन सी चलती है इसमें, ये वाली। यानी कि तुम्हारे पास जब रिक्वेस्ट होती है तो सबसे पहली फाइल ये वाली चलती है तुम्हारी, इससे एग्जीक्यूशन हो रही होती है। इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स। इंडेक्स तो तुम्हारा व्यू है, वो तो तुम्हारी डिज़ाइनिंग शो कर रहा है ना। हाँ हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी, ये वाली प्रोसेसिंग की। सही। तो जो चीज़ें तुम्हारे पास लॉजिक बिल्डिंग सब कुछ जो सर्विसेज हैं वो कहाँ रखी हुई हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस एस में। यानी कि वो जो व्यू आ रहा है बन के, वो किसके थ्रू आ रहा है, प्रोग्राम डॉट सी एस के थ्रू आ रहा है फाइनली। इंडेक्स सबसे पहली फाइल है जो ओपन होती है, और प्रोग्राम सबसे पहली फाइल है जो एग्जीक्यूट होती है, रन होती है, बोल सकते हैं। इंडेक्स को ये नहीं बोलोगे क्योंकि इंडेक्स में ज़रूरी नहीं है, आगे हम देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट। वो डिफ़ॉल्ट पे कुछ भी रख सकते हो, मैं ये वाली भी चला सकता हूँ पहले, तो इसमें डिफ़ॉल्ट कोई डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हो। मान लो ये हम पढ़ेंगे राउटिंग में कैसे करते हैं वाला काम। वीएस कोड में नहीं कर सकते। वी एस कोड में नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें बताने का तरीका नहीं होता, यहाँ यूआरएल बताने का तरीका होता है। हम ये बोल सकते हैं कि ये इसकी जो वेब एप्लीकेशन बनती है डॉट नेट की, वो ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर हम्म, टू पीएचपी या हाँ, जावा। उसकी डॉट नेट में लारावेल में हमने क्या बात करी थी कि लारावेल क्यों फ्रेमवर्क बनाया गया था, मेन पॉइंट ही हमने ये डिस्कस किया था, सिक्योर। वरना पीएचपी के होते हुए लारावेल की क्यों ज़रूरत थी, नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे पास मेन तुम्हारे है वो क्या है, तो हमने सिक्योरिटी सॉकेट लेयर जब ऐड किया, वही पहली तुम्हारे पास एग्जांपल है कि सिक्योर करने के लिए तुम्हारे पास ये डॉट नेट फ्रेमवर्क तुम्हारा इंट्रोड्यूस किया, और ए एस पी डॉट। उससे ज़्यादा सिक्योर है। लारावेल से ज़्यादा नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हो कि वहाँ ज़्यादा एफर्ट लगेगी तुम्हें या हाँ, चीज़ें करने में, और यहाँ तुम्हारी लाइब्रेरीज ज़्यादा चीज़ें कर देती है कम टाइम में। बहुत सिक्योरिटी लेवल एक ही है दोनों। सिक्योरिटी लेवल एक ही है, यानी कि लारावेल की एप्लीकेशंस भी अभी डेवलपर की रिक्वायरमेंट भी उतनी है, तो ये डेवलप रिक्वायरमेंट पे होता है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन प्रायोरिटी इसको दी जाती है डॉट नेट वाले को, जो ये डॉट नेट का यूज़र हो।